बंगाल का बहुत ही खूबसूरत शहर दार्जिलिंग जो जाना जाता है अपने चाय के बागानों के लिए और अपने खूबसूरत वादियों के लिए, जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। बीते दिनों इस क्वीन ऑफ हिल्स में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई, नेचुरल कैलेमिटीज आई, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया। यहाँ पर ब्रिजेस, रोड, लोगों का आवागमन सब कुछ रुक गया और इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई कि वहाँ पे 6000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं और अब तक 35 से ज़्यादा लोगों की डेथ का अनुमान लगाया जा चुका है। तो मेरा नाम है चंदन तिवारी और आप देख रहे हैं कविश आईएएस का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि दार्जिलिंग में आए हुए लैंडस्लाइड की क्या वजह है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3। आपको मालूम है जीएस पेपर 3 जो जरूरी होता है आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट से है रिलेटेड ये आ सकता है क्वेश्चन। इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में भी इसका एक अहम रोल होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से। आइए देखते हैं कि इस घटना के पीछे का क्या कारण है और क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है ये। तो देखिए, घटना के पीछे का मेन कारण है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कैसे हुआ, लैंडस्लाइड क्या होता है, ये सब भी जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि लैंडस्लाइड आखिर हुआ क्यों दार्जिलिंग में। तो देखिए, दार्जिलिंग में क्या हुआ है कि 3 अक्टूबर की रात को वहां पर जबरदस्त 6 घंटे तक की बारिश हुई है, जिसकी वजह से 300 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ है। 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर की बारिश, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ डूब गया। और उसी बारिश ने, उस इंटेंस बारिश ने, उस मूसलाधार बारिश ने क्या किया है, वहां पे लैंडस्लाइड को ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे डेथ हुए हैं। और सबसे जो प्रभावित जो जगहें हुई हैं वहां की, आप देख सकते हैं कि वहां पर जो ब्रिज है जिसका नाम है दुधिया ब्रिज, जो कि बालासोन रिवर के ऊपर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिलीगुड़ी को जोड़ता है। अब सोचिए कि सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला जो ब्रिज है अगर वही डैमेज हो जाए तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से तो नाता ही टूट जाएगा। यानी इसका सीरियस नेशनल इम्प्लीकेशंस भी है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब कुछ ब्लॉक है। और जो इससे प्रभावित रीजन्स हैं वो आपका मिरिक है, जो कि शानदार घूमने की जगह है, वहां पर भी इन सब चीजों की तबाही देखने को मिली है और पूरा का पूरा क्षेत्र ही आज तबाही के मंजर से जूझ रहा है। तो आइए एक बार जानते हैं दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में कि दार्जिलिंग में क्या पहले भी, दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड का इतिहास, कि क्या पहले भी यहाँ पर इस तरह के लैंडस्लाइड हुए हैं। तो अगर हम लोग डेटा की बात करें तो देखिए 1899 से ही यहाँ पर रिकॉर्डेड डेटा हमारे पास उपलब्ध है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आते गए हैं। जैसे 1899 में, 1934 में, 1950 में, 68, 75, 80, 91, 2011, 15 और 2025। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या इसके पीछे कोई कदम नहीं उठाया आज तक, जब हमको मालूम है कि इतने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो देखिए, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या हम लोगों ने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं और कौन कौन से आगे और कदम उठाने चाहिए। लेकिन अभी जानते हैं फिलहाल में कि अभी जो हमारे यहाँ पे इतनी इंटेंस रेनफॉल हुई यहाँ दार्जिलिंग में, उसका कारण क्या है। तो देखिए, अक्टूबर 3 को जो इंटेंस रेनफॉल हुई उसका कारण बताया जा रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल है। और आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, यानी निम्न चाप बोल सकते हैं, यानी लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। इस लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से भी यहाँ पे बारिश ट्रिगर हुई है और साथ साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी इंफ्लुएंस बताया जा रहा है। इन दोनों घटनाओं की वजह से यहाँ पे बारिश तेज हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस दिन बहुत तेजी से बारिश हुआ, लगभग 6 घंटे मूसलाधार बारिश हुआ, जिसकी वजह से 300 मिलीमीटर रेनफॉल का मतलब क्या होता है, 300 मिलीमीटर का मतलब हुआ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर होता है लगभग 1 फुट। यानी अगर जमीन पूरी तरह से फ्लैट हो तो 1 फुट हाइट का पानी जमा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पानी होगा, यानी 30 सेंटीमीटर में लगभग 300 लीटर पानी होता है 1 मीटर एरिया में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा पानी आया होगा उस दिन। अब देखिए, अब हम लोग 2-3 वर्ड जरा जान लेते हैं। जैसे इसमें हमने बात किया लैंडस्लाइड का, तो लैंडस्लाइड होता क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, लैंडस्लाइड क्या होता है, इट इज लिटरली
लैंड, मड, रॉक, डेब्रीज स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। यानी अगर देखा जाए तो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंड है, मड है, रॉक है, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं, डेब्रीज हैं, है ना, जो कि स्लोप से गिर जाते हैं, स्लोप पे यानी पहाड़ों से गिरते हैं, पहाड़ों की ढलान से गिरने वाले रॉक्स, लैंड, मड और डेब्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। अब ये लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, क्यों लैंडस्लाइड होते हैं? ये लैंडस्लाइड होने का कारण ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो हमारे धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इनको खींचता है, इस वजह से ये ग्रेविटी के कारण ये गिरते हैं, ये रॉक्स टूट टूट के गिरते हैं, ठीक है। और इनका जो नेचुरल बाइंडिंग फैक्टर है ग्लू, ये जो रॉक है कभी ना कभी किसी ना किसी चट्टान से जुड़ा रहा होगा, उसी को यहाँ पे ग्लू कहा गया है। और वो ग्लू कमजोर होने लगता है समय के साथ और ग्रेविटी उस पर हावी हो जाती है और उसको तोड़ के गिरा देती है। अभी हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको और ट्रिगर करते हैं। अब जरा एक और फैक्ट देखते हैं और डेटा देखते हैं। ये डेटा बताता है कि इंडिया का 15% यानी 15% जो इंडिया का एरिया है, आप देख सकते हैं इस वाले मैप में कि इंडिया का 15% जो एरिया है वो लैंड स्लाइड प्रोन एरिया है, यानी लैंड स्लाइड प्रोन एरिया है इंडिया का 15%। उस 15% में से भी 3/4 जो एरिया है वो आपका हिमालयी क्षेत्र में यानी माउंटेनियस रीजन्स में है ना। सिर्फ हिमालयी क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, हमारे डेक्कन प्लेटू में भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो माउंटेनियस रीजन्स में 3/4 लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कितने वल्नरेबल सिचुएशंस पर है, जिसमें 15 स्टेट यानी भारत के 15 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है इसके अंदर। और ये डेटा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसका कहना है कि इंडिया का 15% जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अब देखिए दार्जिलिंग में आने का कारण क्या है और इसके मेन कॉजेस पे अगर मैं बात करूं तो इसके कॉजेस को मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। एक है नेचुरल यानी प्राकृतिक कारण और दूसरे है मैनमेड यानी एंथ्रोपोजेनिक कारण। कुछ तो नेचुरल फैक्टर से भी होता है लैंडस्लाइड और कुछ जो है जो हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी से वहां पे ट्रिगर कर दी है, बढ़ा दी है। आइए 1 बाय 1 दोनों को क्लब करके एक साथ देखते हैं। तो पहला कारण जो है वो है इंटेंस रेनफॉल, यानी आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि अब आजकल क्या हो रहा है, बारिश जो हो रही है वो सावन वाली बारिश जो नहीं हो रही, जो बिल्कुल स्लोली स्लोली होती थी, अब होती है बारिश मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश और बहुत कम समय में, इतना कम समय में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, वाटर लॉगिंग जैसा कंडीशन हो जाता है। अब ये कंडीशन से लैंडस्लाइड कैसे हो जाएगा? देखिए होता ये है कि उससे सॉइल सैचुरेट हो जाता है। सॉइल सैचुरेट का मतलब होता है कि सॉइल जो है वो पानी को इतना एब्जॉर्ब कर लेगा कि सॉइल भारी हो जाएगा, ओवर सैचुरेट हो जाएगा। अब सोचिए कि किसी पहाड़ी चट्टान के ऊपर अगर कोई मिट्टी जिसमें पानी पड़ रहा हो और वो भारी हो जाए तो वो जाहिर सी बात है भारी हो जाएगा तो फिर गिर जाएगा नीचे, और जब वो गिरेगा तो लैंडस्लाइड बनेगा। दूसरा कारण है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखिए दार्जिलिंग जो बना है जिन चट्टानों से, वो खुद चट्टानें ही इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है। जैसे देखिए आप, एक वो बना है सिस्ट, नीस और फाइलाइट, इन तरह की चट्टानों से बना है। ये बहुत ही हाईली वेदर्ड रॉक है और जॉइंटेड है, जो जुड़ जुड़ के बनी है, इजीली ब्रेक हो जाती है। थर्ड, सिस्मिसिटी। अब आपको मालूम है कि हमारे भारत में जो अर्थक्वेक है उनको 4 जोन में बांटा गया है, जोन नंबर 1, 2, 3, 4। तो देखते हैं दार्जिलिंग कौन से जोन में है, तो दार्जिलिंग है आपका 4th जोन में। अब सोचिए, यानी 4th जोन में उन कैटेगरीज में उन जगहों को रखा जाता है जहां पे अर्थक्वेक मॉडरेट से हाई लेवल तक के आते हैं, उनको रखा जाता है। दार्जिलिंग भी उसी कैटेगरी में है, यानी यहाँ पे मॉडरेट से हाई लेवल का अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड आते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण रहा है अब तक। फिर 4th, स्लोप देखा जाए। स्लोप का मतलब हुआ कितने ढलान पर दार्जिलिंग सिचुएटेड है। तो अगर आप देखोगे तो दार्जिलिंग जो है वो 30 से 45 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड है, जो कि बहुत ज्यादा स्लोप है, ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे लैंडस्लाइड एक कॉमन फेनोमेना हो जाएगा अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, 30 से 45 डिग्री बहुत होता है। इसके अलावा चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द रिवर,
यानी नदियों का अपना मार्ग बदल लेना। अब नदियां मार्ग क्यों बदलती हैं? क्योंकि नदियां जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं, और सेडिमेंट जब वो लेकर के आती हैं तो वो एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, और फिर जब रास्ता बदलती हैं और तो दूसरी रास्ते पे चलती हैं तो बहुत सारा तबाही लाती हैं। ऐसे ही हमारा जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। अब देखो, सभी कारणों का मैं बोल सकता हूं कि सभी कारणों का अगर सबसे बड़ा कारण है, कारणों का कारण कोई है तो वो है आपका क्लाइमेट चेंज। इससे बड़ा कारण कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इसी ने ये सबका जन्मदाता है। ये जो बारिश हो रही है इतनी तेजी से, है ना, या फिर नहीं हो रही है, इरेटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, और जो नेचुरल फिनोमेना जो बिगड़ चुका है इस वक्त, उनका सबका जन्मदाता क्लाइमेट चेंज ही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? इर्रेगुलर रेनफॉल हो रहे हैं, फ्लड हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, ये सब चीजों के कारण यही है, क्लाइमेट चेंज। फिर है हमारा पॉपुलेशन। देखिए, दार्जिलिंग का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने बताया ना, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, एक हिल स्टेशन है। सभी लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो एक टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहाँ की आबादी पिछले 50 सालों में कहें या 100 सालों में कहें तो बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर पिछले 50 साल का भी डेटा लेता हूं तो बहुत तेजी से बढ़ी है। और ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ दार्जिलिंग के ऊपर प्रेशर भी बहुत बढ़ा है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, जरूरतों के लिए वहां पर दार्जिलिंग में नेचुरल रिसोर्सेज का हनन करना पड़ेगा, है ना, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप क्या करोगे? दार्जिलिंग के प्रकृति के साथ और नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ आपको खिलवाड़ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। जिस हिसाब से दार्जिलिंग का प्लानिंग किया गया है, उसको विकसित किया जा रहा है, वो मॉडल ही ठीक नहीं है। आप सोचिए, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है, बट उस हिल स्टेशन में अगर प्रॉपर अर्बनाइजेशन ना किया जाए, एक सही प्लानिंग के साथ ना किया जाए, तो कितना घातक हो सकता है। पहाड़ों को काट काट कर स्लोप के ऊपर होटल्स बनाए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि किसी भी समय एक आपदा का कारण बन सकते हैं। तो ये भी तो एक अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? जंगलों को काटा जाना। अब जंगलों को वहां पे काट काट करके, मैंने बताया ना आपसे कि बहुत सारे होटल्स, पार्क और भी न जाने क्या क्या वहां पे, रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीजों को जो निर्माण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब सोचिए, जहां पर भी पहाड़ी इलाका होगा, माउंटेनियस इलाका होगा, हिली रीजन होगा, वहां पर अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो समझिए कि एक तरह से आप आत्महत्या को बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि पेड़ काटने का मतलब ये हुआ कि अब पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ों ने क्या किया है, पेड़ों की जड़ों ने वहां की मिट्टी को पकड़ के रखा है। अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को पकड़ने वाला कौन रहेगा? और वो मिट्टी खुद ही फॉल कर जाएगी एज ए लैंडस्लाइड। ठीक है, तो देखिए, थर्ड और सॉरी 10th हमारा जो अब बच गया है वो है लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी हमारे पास अभी तक के डेट में एक अच्छा वार्निंग सिस्टम नहीं है, जो हमको पहले ही वार्न कर दे, जो हमको पहले ही बता दे कि लैंडस्लाइड कब होगा, या फिर लैंडस्लाइड अगर नहीं भी बता सकता है तो एटलीस्ट ये हमको फोरकास्ट करके बता दे कि इंटेंस रेनफॉल जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो एक लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है जो इसका जिम्मेदार है। तो देखिए, ये सब तो हम लोगों ने कारण देख लिए। आपने अब तक समझ गए होंगे कि जो दार्जिलिंग में जो हो रहा है उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं और मानवीय कारण भी हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि क्या इसके उपाय हैं, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं हम लोग, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस तरह की आपदा दोबारा ना हो सके। तो देखिए, पहला तो है लैंडस्लाइड हजार्ड मैपिंग। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में, दार्जिलिंग की ही नहीं, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो जितने भी माउंटेनियस रीजन्स है ना, उन सभी रीजन्स में एक लैंडस्लाइड हजार्ड मैपिंग होने की बहुत जरूरत है। मैपिंग करके हम लोग पहले से ही रिस्क असेसमेंट का पता लगा सकते हैं। ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर प्रिंसिपल है, रिस्क असेसमेंट। दूसरा है एफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा लगाया जाना। जिस रफ्तार से हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं और जंगल को नष्ट कर रहे हैं, अगर उतनी ही रफ्तार से या उसकी दोगुनी रफ्तार से अगर हम लोगों ने पेड़ों को नहीं उगाया तो आगे चल करके माउंटेनियस और हिली रीजन्स बहुत खतरनाक बन जाएंगे, बहुत डेविस्टेटिंग बन जाएंगे। फिर है
अर्ली वार्निंग सिस्टम मैंने पहले ही बताया, अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हम लोग विकसित करें, जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और एनडीए में दोनों को साथ में मिल करके कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करनी चाहिए, और ऐसा किया भी जा रहा है, ऐसा किया भी जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग बेहतर तरीके से फोरकास्ट कर पाएंगे इंटेंस रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट या ऐसी घटनाओं के बारे में, विच विल बी हेल्पफुल इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो करना क्या है, क्योंकि पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। अब उनको जानकारी ही नहीं है कि अगर तेज बारिश आ जाए या मूसलाधार बारिश हो जाए या लैंडस्लाइड आ जाए तो उनको करना क्या है। इससे सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है, इससे आप देखिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी को और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद है हमारा लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। हमारे पास एक लैंडस्लाइड मिटिगेशन जो है, रिस्क मिटिगेशन स्कीम का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग इस तरह की कभी कोई आपदा आए तो हम लोग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको सिंक्रोनाइज करके लोगों की लाइफ को बेटर कर पाएं। फिर उसके बाद इसके और भी कारण हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इसके कारण हैं, जैसे जो दार्जिलिंग जो है ना, वो डुअल गवर्नेंस का शिकार है। अगर कहा जाए तो डुअल गवर्नमेंट वहां पर एक तरह से फंक्शन कर रही है। जैसे एक तरफ है आपका वेस्ट बंगाल सरकार है और दूसरी तरफ है गोरखालैंड, ठीक है। गोरखालैंड टेरिटोरियल है ना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों लोगों का बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वेस्ट बंगाल सरकार और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सामंजस्य नहीं होने की वजह से क्या होता है कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लोकल बॉडी है, अगर उसको हम लोग एम्पावर नहीं करेंगे तो मेन एक्शन लेने वाली बॉडी तो वही ऐसी बॉडी है जो लैंडस्लाइड हो या फ्लड हो उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होगी और वहां की लोकल कम्युनिटीज को सबसे पहले हेल्प वही पहुंचाएगी। तो वी नीड टू एम्पावर सच बॉडीज इन द नियर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ 2007। ये एक पॉलिसी हमारी भारत सरकार ने बनाया था, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ 2007। इसको बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि NH10 जो है बहुत ही क्रूशियल है, वो हमको सिलीगुड़ी से जुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। तो वैसे रास्तों को जो कि लैंडस्लाइड में ब्लॉक हो सकते हैं या चोक हो सकते हैं या खराब या डैमेज हो सकते हैं, उससे भारत की सिक्योरिटी पे कितना खतरा बढ़ सकता है। सोचिए, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला वही चिकन नेक है, और अगर चिकन नेक में इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इस तरह से आपदाओं में ना फंसे, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं कि NH10 के अंदर एक टनल बिल्ड कर दें, एक टनल नीचे से रास्ता, ताकि अगर कभी ऊपर में लैंडस्लाइड आ भी जाए तो भी हमारे पास एक आवागमन का रास्ता बना रहे, या फिर एक ऊपर से हम लोग कुछ ब्रिज टाइप का बना दें, है ना, जिससे क्या हो कि पूरी तरीके से रोड ब्लॉक ना हो और हमारे पास एक रास्ता रहे। तो ये था हमारा आज का पूरा डेडिकेटेड लेक्चर, जो कि डेडिकेटेड था दार्जिलिंग में हुए लैंडस्लाइड को लेकर के। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को आप लोग इसी तरह से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।